बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। अगर जो आपने प्रेसिडेंट के बारे में या अगर यूनियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा होगा तो भाई आप इस आंसर का जवाब दे सकते हो, नहीं तो भाई आप नहीं दे पाओगे इस आंसर का जवाब। नक्सल्स कौन होते हैं तो भाई यू भी आपने पढ़ा होगा जब यार होगा। काउंसिल मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काउंसिल मिनिस्टर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, उसको हम काउंसिल मिनिस्टर कहते हैं। बहुत से बालकों को जो मेरे साथ पेपर दे रहे हैं उनको इसके बारे में पता नहीं। मैंने बहुत सारे बालकों से पूछा भाई इसके बारे में अधिक से ज़्यादा बालकों को नहीं पता कि ये किस चीज़ को आया है। यू तो भाई घर से निकलो तो पूजा पाठ करनी चाहिए। वैसे मैं भी ना करता पूजा पाठ, पर मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो सेकंड पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। और भाई उसमें जाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे भगवान की ज़रूरत है, क्योंकि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा और ना कुछ मैं जानता हूँ कि भाई मुझे एक भी शब्द नहीं आता जो मुझे आना चाहिए। जो भी पढ़ा है मैंने बहुत पहले पढ़ा है। तो भाई पूजा पाठ कर ली अपनी और जो भी हमें करना है कर लिया, हाथ वाथ जोड़ लिए। मैंने कहते भगवान आज तो बस पास करवा दो, 5 लाख नंबर आ जाए तो वही बता रहा। तो भगवान भी कह रहे कि यार तू तो हर बार आ जाए, तेरे तो ये काम। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं भगवान से ब्लैकमेल करने के बाद मैं कहीं ना कहीं सूर्यदेव ब्लैकमेल करने चलते कि भगवान आपको आज अर्घ दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे पास करवा दो। तो भगवान भी कह रहे कि तू भी टाइम पे याद कराया, मैं वैसे याद ना करता। जिसके बाद भाई कहीं ना कहीं सूर्यदेव को ब्लैकमेल करने के बाद मैं निकल लिया घर से, और भाई मैं निकल कर पेपर देने के लिए। जिसके बाद भाई मैं सोच रहा हूँ मन में क्या पेपर में क्या होगा, कोई बढ़िया लड़की मिलेगी या बढ़िया मैडम मिलेंगे। तो यही सब चल रहा मन में। ये ना है कि भाई पेपर आ रहा है पेपर के बारे में सोच लो, ये नहीं है, पर मन में यही चल रहा है कि भाई कैसा होएगा कैसा होएगा। पर फिर भाई जब सेंटर दूर आने लग गया तो भाई जब मैंने मार्केट देखी, भाई मार्केट के बाद सेंटर आने वाला कहीं ना कहीं, तो भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा, क्योंकि इतना दिमाग ख़राब हो रहा कि भाई कैसा पेपर देंगे आज तो भाई कटने वाले हैं, क्योंकि पेपर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिसके बाद कहीं ना कहीं भाई मैं सेंटर के बाहर पहुँच गया और यूँ हमारा दोस्त हमें मिल गया जो बता रहा कि भाई पेपर बहुत हार्ड आने वाला है। जिसके बाद भाई हम सेंटर के अंदर चल दिए, और सेंटर के अंदर जाने के बाद भाई यूँ हमारा सेंटर है और भाई यूँ रियल सेंटर है। जिसके बाद आप देख सकते हो कैसा है। पर यू फुटेज बात पहले की है, आप ये मत सोचना कि मैं फ़ोन लेकर अंदर चला गया था, वो कन्फ्यूजन मत रखना। बस मैंने आपको दिखाने के लिए भाई कि यू सेंटर हमारा पड़ा था धनखोर में जाके, द्रोणाचार्य जहाँ पे कॉलेज है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य से अर्जुन ने शिक्षा लिया है। पर आज मैं भगवान सोच रहा हूँ कि मेरी शिक्षा कौन लेगा। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरा तो भाई बहुत ज़्यादा होगा। जिसके बाद कहीं ना कहीं पेपर देखने के लिए, और भाई आप चेहरे पे देख सको मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है पेपर को देख के, क्योंकि पेपर इतना बकवास गया। और अगर जो मैं साइड वाले की बात करूँ तो उसका बकवास गया। इसके बाद आप पेपर का रिव्यू कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेकंड जो पेपर है, जो सेकंड सेमेस्टर में आया उसे हम देख के आ गए। और पेपर भाई कुछ इस तरह से आया है, आप देख सकते हो इस तरह से पेपर है, और इसके 4 साइड हैं। अगर तो पेपर की बात करूँ तो भाई पेपर जो है बिल्कुल ही अलग है इस बार, पहले से भी अलग है। और जो मैंने पहले सेमेस्टर के पेपर देखे उनसे भी थोड़ा अलग है। इसमें देखने के लिए अलग क्या मिलता है, इसमें पहले कि आप देखोगे 3 क्वेश्चन जो आए, 3 नंबर के जो क्वेश्चन आए वो थोड़े अलग हैं। जैसे कि इसमें एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या राज्यसभा का एक्स जो ऑफिसर होता है वो चेयरमैन कौन होता है। ये भाई बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। अगर जो आपने प्रेसिडेंट के बारे में या अगर यूनियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ोगे तो भाई आप इस आंसर का जवाब दे सकते हो, नहीं तो भाई आप नहीं दे पाओगे इस आंसर का जवाब। एक है राज्यसभा पद सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के जो पदन सभापति कौन होते हैं तो भाई ये आपने पढ़ा होगा यूनियन पार्लियामेंट, तो उससे ही आया है। और तीसरा है इसमें टेरिटरी नक्सल्स कौन होते हैं तो भाई यू भी आपने पढ़ा होगा जब आया होगा। टेरिटरी नक्सल तो उसमें है जैसे आपने स्टेट वाला जो 5वां चौथा जो चैप्टर वो पढ़ा होगा, जिसमें यूनिट टेरिटरी और कहीं ना कहीं स्टेट के बारे में बताया गया कि सेंटर और जो स्टेट है उनकी पावर कैसे आपस में टकराती हैं, तो उसमें इस बारे में बताया गया। यूनिट टेरिटरीज मतलब वो होता है जैसे कि कोई क्षेत्र है, किसी राज्य में कोई क्षेत्र, उससे बाहर अगर जो आप कार्य नहीं कर सकते और उससे बाहर आपकी पावर्स खत्म हो जाती हैं, उसको कहते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो भाई ये है कुछ और कहीं ना कहीं जो 14 उसमें आया है वो आया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। काउंसिल मिनिस्टर वो होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, उसको हम काउंसिल मिनिस्टर कहते हैं। अगर जो आप भाई ये लिखा है तो ये आपके 5 नंबर पक्के हैं। इनमें आप शॉर्ट नोट लिखना था प्रधानमंत्री की ड्यूटीज़ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज़ क्या होती है, प्रधानमंत्री कैसे ड्यूटीज़ करता है। तो भाई इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री की जो ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट से जुड़ी होती है। जैसे कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के नाम पे प्रधानमंत्री अपने सारे कार्य करता है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री के नाम पे लेंगे कि प्रेसिडेंट के नाम पे। तो भाई आपको ये चीज़ स्पष्ट क्लियर लिखनी होगा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो ड्यूटी है वो प्रेसिडेंट के नाम पर करता है, पर करता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री है। अब इसमें अगर जो आप देखोगे तो सेक्शन बी आया है। सेक्शन बी में क्या है तो डिस्कस द डॉक्टर पेथ और सब्सटेंस, यानी सार और तत्व के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सार और सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं तो भाई ये बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक में से पूछा है। बहुत से बालकों को जो मेरे साथ पेपर दे रहे हैं उनको इसके बारे में पता नहीं। मैंने बहुत सारे बालकों से पूछा भाई इसके बारे में अधिक से ज़्यादा बालकों को नहीं पता कि ये किस चीज़ से आया है। ये उनको ये भी नहीं पता कि हमारे सिलेबस में था कि नहीं भी, ये था पर भाई बहुत ज़्यादा डीप अंदर की तरफ था। अगर जो आपने पढ़ा होगा तो इसमें 7 क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ऑर्डिनरी मेकिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट
वेदर एन ऑर्डिनरी सब्जेक्ट टू जुडिशरी रिव्यू। यानी इसमें ये पूछा गया है कि प्रेसिडेंट के जो आदेश होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी होता है, प्रेसिडेंट जो देता है ऑर्डिनरी, उसकी क्या पावर होती है और वो कितने समय तक चलता है। और इसमें ऐसे ही जुडिशरी रिव्यू पूछेगा। अब जिस बालक को ये नहीं पता तो भाई वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, भाई जुडिशरी ऑर्डिनरी क्या होता और जुडिशरी रिव्यू क्या होता। तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं एक जैसे ही होते हैं, पर इनकी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग होती है। जैसे इसमें ऑर्डिनेंस जो मेकिंग पावर होगा, ऑर्डिनेंस होता है कि भाई थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट बनाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको कैंसिल कर देता है, तो ये होता है जुडिशरी ऑर्डिनेंस। और कहीं जुडिशरी रिव्यू क्या होता है कि भाई जैसे किसी जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया और बाद में ऐसा ही कोई केस आ जाए सेम, तो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो अपना निर्णय बदल भी सकता है, तो इसमें ये बताएगा। तो आप अगर जो ऐसे ही लिखा है तो भाई आपका बहुत ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। तो जो इसमें 8वां क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पूछा गया है कि व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक्सप्लेन द डिस्कशन ऑफ द क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी इसमें लाभ का पद पूछा गया है। यानी लाभ का पद आपने अगर जो आपने ये प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, अगर जो इनके बारे में पढ़ा है तो भाई आपने लाभ के पद के बारे में पढ़ा होगा। इसमें डिसक्वालिफिकेशन में ये चीज़ आती है कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसको MLA बनना है, कोई भी लोकसभा मेंबर बनना, तो यूँ ना होगा कि वो किसी सरकारी पद पे बैठा, जैसे कि वो IAS या PCS इन सरकारी पद पे नहीं बैठा होना चाहिए, वो एक कॉमन मैन की तरह होना चाहिए। अगर उसको करना भी है तो भाई उसको पहले रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर बैठ सकता है। तो ऐसे दो चीज़ें सरकारी की एक साथ नहीं ले सकता वो, तो यूँ है भाई। मैं कहीं ना कहीं इसमें क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन पूछे गए तो भाई जो ये लोकसभा मेंबर होते हैं इनकी डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है और क्वालिफिकेशन क्या होती है। जैसे कि क्वालिफिकेशन में एक भी 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, एक में है 25 साल से और एक में 35 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर जो आपने पढ़ा है तो भाई आपको भी पता होगी इस बारे में। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और भाई कहीं ना कहीं जो इसकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल रूप से भी मजबूत होनी चाहिए। तो बहुत सारी इसमें 3-4 चीज़ें थी जो आप लिख सकते थे भाई। इसमें मतलब इसमें अगर जो आप देखोगे तो इसमें आप पेज ज़्यादा नहीं कर पाओगे, पर आप अगर जो पूरी इन्फॉर्मेशन लिख के आते हो, अगर जो सामने वाला टीचर अच्छा है तो भाई वो आपकी भावनाओं को समझेगा और इस पर नंबर अच्छे देगा। तो इसमें जो अगला सेक्शन आता है वो आता है सी सेक्शन में लॉन्ग आंसर वाले जो है। भाई लॉन्ग आंसर में थोड़ा जो है कंफ्यूजन मुझे भी है और अब भी कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने इसके बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे कि व्हाट इज द 9वां इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी संसद के सदन में क्या शक्ति और विश्लेषण अधिकार हैं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी कि भाई इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं भी इस क्वेश्चन को करना चाह रहा है, पर भाई इसमें विश्लेषण अधिकार क्या होते हैं ये भी मुझे नहीं पता था। यूँ थोड़ा कंफ्यूजन मेरे लिए भी था क्योंकि मैंने तो भाई पढ़ाया और मुझे समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन का क्या है। पर हाँ भाई पेपर को थोड़ा बहुत हार्ड तो बनाना पड़ेगा क्योंकि सबसे इजी पेपर है हमारे लॉ 5 सब्जेक्टों में, तो कहीं ना कहीं लॉ को इजी तो बनाना पड़ेगा। तो अगला को जो क्वेश्चन है भाई वो है एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी भारतीय की संसद के विधायन कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी जैसे कि पार्लियामेंट के फंक्शन क्या है, यानी आपने देखा होगा पार्लियामेंट का क्या फंक्शन। सबसे पहले जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग है, पार्लियामेंट हमारा लॉ बनाता है और कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट वो भी करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो आप लिख सकते थे भाई। इसमें मुझसे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा पढ़ने में मुझे गड़बड़ होगी, जिसके कारण मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें छोड़ दी और भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरे बहुत नंबर कटेंगे इसमें। क्योंकि भाई थोड़ा हम जो है ना पेपर में थोड़ा जल्दी कर दें, हम चीज़ को पढ़ देना और लिखना चालू करते हैं। जैसे हमने देखा पार्लियामेंट के बारे में पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखना चालू कर दिया, तो थोड़ा वहाँ टाइम की बॉन्डिंग हो गई, इसलिए थोड़ा इंसान जल्दी कर देगा और कुछ ना। तो भाई इसमें 7वां जो है लॉ मेकिंग ऑफ बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इज द कॉन्फ्लिक्ट इन वेरियस लिस्ट इज टू बी रिजॉल्व। यानी जैसे कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कुछ जगह जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, स्टेट और भाई जो सेंटर उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट सुलझाएगा कौन? इनका कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं जुडिशरी सुलझाएगी और जुडिशरी का जो निर्णय होगा वो आखिरी होगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसमें ये था। तो इसमें भाई लॉन्ग आंसर में क्यों पूछा ये थोड़ा मुझे समझ में आया। अगर जैसे 5 नंबर में पूछते भाई ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसमें इतना कुछ लिखने को था नहीं। इसको मैंने लिख के तो आया, पर इसमें भाई इतना पेज के बारे में, जैसे इसमें कम से कम 5-6 पेज तो लिखने पड़े, तो इसमें भाई 2-3 पेज ही वर्क कर पाए, इतना लिख के ना पाए मतलब। अगला जो है इसमें डिस्कशन द प्रोसीजर टू द अम्बेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी पार्लियामेंट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन। क्या मतलब इसमें यह है कि भारत में संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, क्या संसद संविधान की मूलभूत ढांचे में परिवर्तन कर सकता है। तो भाई इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे बार-बार कि क्या संविधान में बदलाव किया जा सकता है। अब आपने देखा होगा अक्सर जो अभी पॉलिटिशियन चल रहे हैं बहुत से, राहुल गांधी है, तो ये क्या सवाल उठाते हैं भाई जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो यू मेन क्वेश्चन यू बनता है कि भाई मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, पर मैं इसे अटैम्प्ट ना कर आया क्योंकि मुझे कोई दूसरा वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जो इसके नीचे था। पर ये क्वेश्चन में भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, इसमें भाई अम्बेडमेंट भी किया जा सकता है और इसमें अम्बेडमेंट करना भी जरूरी है और भाई करना मुश्किल भी और आसान भी है। तो इसमें रिजिड और वो सिंपल सो देखो होगा ना आपने, जिसमें यू है कि भाई संविधान में अगर जो कोई बड़ी चीज़ें अमेंडमेंट करनी है तो भाई उसमें कहीं ना कहीं 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर जो आपको छोटी मोटी चीज़ करनी है तो 1/3 में भी हो जाता है। तो भाई अमेंडमेंट की यही
संशोधन की यही बात इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अमेंडमेंट करने को कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, और भी बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए। यूँ भाई कम से कम आप 6 पेज में भी लिख कर सके अगर तो लिखना चाहते हो तो। मैं तो भाई इसे लिखना पाया क्योंकि मैंने नीचे वाले के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा और ये मुझे बहुत आता है। जैसे इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द इमरजेंसी प्रोविजन, एक्सप्लेन विद द स्पेशल रेफरेंस टू प्रोमेश ऑफ इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, यानी आपातकाल प्रबंधनों से आप क्या समझते हैं, आपातकाल की उद्घटना और राष्ट्रपति शासन के विशेष संदर्भ में आप व्याख्या कीजिए। यानी इसमें ये पूछा गया कि भाई आपातकाल के बारे में आप क्या जानते हो और राष्ट्रपति शासन जो लगे उसके बारे में आप क्या जानते हो। अगर तो भाई आपने इमरजेंसी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जो हमारा 7वां चैप्टर था वो इमरजेंसी था, उसमें बताया गया कि 3 तरह की इमरजेंसी होगी, नेशनल, स्टेट और फाइनेंस। अगर जो आपने पढ़ा होगा तो भाई आप कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होगे। तो भाई मैं ओवरऑल अगर तो बात करूँ इसकी, तो भाई मैं कहीं ना कहीं इसमें मानता हूँ कि मेरे इसमें नंबर जो आएंगे टोटल इसमें भाई 100 नंबर में से मेरे कहीं ना कहीं 60 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे से भूल ही है, क्योंकि मुझे पढ़ने में इतनी जल्दी मैंने पढ़ लिया और टाइम की वजह से मैंने कुछ चीज़ें देखी नहीं और मैंने जल्दी उस पर रिस्पॉन्स कर दिया। तो भाई ये है आज का पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अगर तो भाई इस पेपर के बारे में आपसे कहूँ तो भाई यू ना ईजी है ना हार्ड है, यू बीच का पेपर है। वैसे इससे सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाए, पर भाई यू इजी पेपर बिल्कुल ना आया, यू बिल्कुल हार्ड की शेप में आया पेपर। और CCS यूनिवर्सिटी ने भाई बालकों की ऐसे कर दिया, जो बिल्कुल पढ़ के ना गए ना तो भाई बहुत जगह वो कन्फ्यूजन कर दिया गया है बालकों के लिए। अब मैं यू जो पैटर्निंग हर जगह नोटिस कर रहा हूँ, मैंने बहुत से पेपर दिए CCS यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे BA के में पहले देखा और BBA के भी दिए, तो इनमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बालकों का। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगे भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।